गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। प्लीज़ एक बार मेरे को ऑडियो और वीडियो जो है वो आपके पास प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में चैट बॉक्स में चैट करके बताइए कि आपके पास ऑडियो और वीडियो जो है प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी, उसी की वजह से अपनी क्लास जो है थोड़ा सा लेट हो पाई है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके या चैट बॉक्स में जाके आप जो है चैटिंग के माध्यम से हमें बताइए कि ऑडियो और वीडियो जो है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। उसके बाद अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर थर्ड जो है उसकी बात करेंगे आज। यूनिट नंबर थर्ड जो है वो बेसिकली प्यारे स्टूडेंट्स क्या है कि रीडिंग कंप्रेहेंसिव यानी बोध से संबंधित है। इसको हिंदी में अगर कहें तो बोध कहा जाता है। और ये जो यूनिट है इसके अंदर आपका बेसिकली यूजीसी नेट के हिसाब से देखें, उसके सिलेबस के हिसाब से देखें तो 4 से लेके 5 क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से आने की पूरी पूरी संभावना जो है वो आपकी बनी रहती है। तो इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आराम से आपके सही हो जाएंगे। और ऐसे कह सकते हैं कि सबसे कम टाइम के अंदर होने वाली यूनिट यही है। सबसे कम सिलेबस जो है किस यूनिट का है, इसी यूनिट का है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कुछ बेसिक बातें जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी बेसिक बातों को आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि बोध या रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव जो है वो एक्चुअल में आपका क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव की, तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में बोध कहा जाता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो किस प्रकार का है कि एक बोध है, उसमें क्या दिया जाएगा, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश में से आपको क्या करना है, प्रश्न और उत्तर जो है उसको देखने और उसके माध्यम से आपको आंसर जो है वो आपके देने हैं। तो ये इसका बेसिकली सिलेबस है। एक लाइन का सिलेबस है पूरा और उसी में यही दिया गया है कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर जो है वो आपको देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसको जानने का प्रयास करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेहेंसिव या बोध जो है वो एक्चुअल में है क्या, इस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम क्या है कि एक पैराग्राफ भी इसको कई बार कहते हैं कि पैराग्राफ दिया हुआ है या गद्यांश जो है वो आपका दिया हुआ है, उसमें से अपने को क्वेश्चन जो है देख। बोध का अर्थ होता है किसी चीज़ को समझना या जानकारी को ग्रहण करना, यानी अंडरस्टैंडिंग समथिंग और ऑब्जर्विंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। कोई चीज़ दी हुई है हमें, उस चीज़ को समझना कि एक्चुअल में जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो पैराग्राफ को अपने को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले कि एक्चुअल में पैराग्राफ जो है वो है क्या। देन उसके बाद क्या होगा कि उसमें से जो जानकारी है उस जानकारी को अपने को अपने अंदर अब्जॉर्व करना पड़ेगा, अपने अंदर लेनी पड़ेगी। और उसी जानकारी के हिसाब से फिर क्या होगा कि अपने जो क्वेश्चन जो है उनका आंसर देना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है कि एक प्रोसेस है, यानी बोध जो है वो क्या है कि किसी चीज़ को समझना और जानकारी को ग्रहण करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को समझते हैं, चाहे वह कोई पाठ होगा, यानी कोई चैप्टर हो सकता है आपका, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई लॉजिक हो सकता है, कोई आपका अनुभव हो सकता है। जैसे कि किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको दे दिया गया, यात्रा वृत्तांत जो है वो दे दिया गया, आपकी क्या है, अनुभव। तो किसी भी प्रकार का आपका वो चीज़ जो है हो सकती है, जो एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने समझते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं, देन उसी में से निकाल के अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो देते हैं। और यही जो है वो आपका क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। यही जो है आपका क्या कहलाता है, बोध कहलाता है या कंप्रहेंसिव कहते हैं इसको। अपने अगर देखें इसको, तो बोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जानकारी को समझना और उसे याद रखना और उनका उपयोग जो है वो कर सके, इसीलिए हमें क्या होता है, ये बोध या कंप्रहेंसिव जो है वो बताया जाता है। यानी बेसिकली आप देखें कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसी में ये आता है, तो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी आता है। और देन आपने देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में भी आता है और बड़े जो एग्जाम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी आता है। तो यहाँ पे शोध को देने या कंप्रहेंसिव को देने का मतलब क्या है यूजीसी नेट का, कि कोई चीज़ है हमारे सामने, कोई थिंक है हमारे सामने, उसके विषय में कोई जानकारी है
और उसी जानकारी में से कुछ जानकारी और निकालना। यानी जब हम शोध करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है कॉम्प्रहेंसिव, ये हमारे काम आती है। यानी कोई जानकारी पहले से दे रखी है, उसमें से कुछ ग्रहण करना, उस जानकारी को समझना, उसके बिहाव पे कुछ नए तथ्य, नई जानकारी जो है वो फाइंड आउट करना, यही क्या होता है आपका बोध के अंदर होता है या कॉम्प्रहेंसिव के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या कंप्रेहेंसिव जो है वो केवल रीडिंग कंप्रेहेंसिव है? क्या कंप्रेहेंसिव जो है दोस्तों, क्या रीडिंग कंप्रेहेंसिव है? तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन अपने यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट जो है वो पेपर फर्स्ट के अंदर, पेपर फर्स्ट जो है आपका, इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर क्या पूछता है आपसे, केवल और केवल रीडिंग कंप्रेहेंसिव के बारे में बात करता है और अदर कंप्रेहेंसिव के बारे में नहीं बात करता। फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि केवल और केवल आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव ही नहीं होता। बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव के टाइप्स जो है, प्रकार जो है, उसके रूप जो है वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहले अपने बात करें कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव की बात करें, अपने टाइप्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव की बात करें, तो अपने देखेंगे कि पहला कॉम्प्रहेंसिव जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, यानी किसी पाठ को पढ़कर उसे समझना, ये क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव। यानी किसी पाठ को हम पढ़ते हैं, यानी कोई थिंक है, कोई आपका गद्यांश है, उसको पढ़ा और उसको समझा, तो ये क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव। और यूजीसी नेट के अंदर बस यही आप अपने को देखना है, यानी पहला वाला जो है वो अपने सिलेबस में, बाकी ये नहीं। लिसनिंग कॉम्प्रेहेंसिव में क्या होता है कि किसी बात को सुनकर उसे समझना, किसी बात को सुनकर समझते हैं तो लिसनिंग कॉम्प्रेहेंसिव कहते हैं। सामग्री बोध यानी कंटेंट कॉम्प्रेहेंसिव, किसी विषय के बारे में जानकारी को समझना। भावनात्मक बोध यानी इमोशनल कॉम्प्रहेंसिव, किसी की भावनाओं को समझना। अपने दूसरे व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति इसके यहाँ खड़ा है। अब ये व्यक्ति बिना, क्या कह सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से जब इसकी भावनाओं को जान लेता है, तो ये क्या है, इमोशनल कम्प्रहेंसिव। सांस्कृतिक कम्प्रहेंसिव क्या होता है, कल्चरल कम्प्रहेंसिव, यानी किसी संस्कृति के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, कल्चरल कम्प्रहेंसिव। कई बार जो यूजीसी है पूछ सकता है कि बोध के विभिन्न रूप क्या है, बोध या कॉम्प्रहेंसिव जो है उसके विभिन्न आपके प्रकार क्या है। तो ये सारे आपके कह सकते हैं कि 5 प्रकार जो है मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला रीडिंग, लिसनिंग, कंटेंट, इमोशनल और कल्चरल कॉम्प्रहेंसिव। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव जो है वो पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बोध के लिए महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपके 2 तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। बोध के लिए 2 महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपके डिफाइन किए गए हैं प्यारे स्टूडेंट। पहला अनुमान और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका कनेक्शन। पहला आपका अनुमान और दूसरा जो है वो आपका कनेक्शन, या जिसको संबंध कह सकते हैं। जैसे ही आपके कॉम्प्रहेंसिव की बात आती है, बोध की बात आती है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि बोध के लिए महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपके कितने होते हैं। तो 2 तत्व होते हैं, पहला अनुमान, दूसरा आपका संबंध। अब अनुमान जो है इसको इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कोई भी पाठ है उसमें जानकारी, यानी उसमें तथ्य दिए गए हैं, कुछ सुराग दिए गए हैं, और अपने पूर्व ज्ञान को मिलाकर जो बातें सीधे नहीं लिखी गई है उसका लॉजिकल या तार्किक निष्कर्ष निकालना, या पंक्तियों के बीच में पढ़ना, जैसे रीडिंग रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ताकि गहरे अर्थों को समझा जा सके। यानी अनुमान क्या होता है कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ का आइडिया लगाना, कि जब हमने कॉम्प्रहेंसिव या हमारा बोध जो है उसको पढ़ा, मान लो किसी भी विषय में हो सकता है, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से भी आगे देखेंगे इसमें। तो अब उस बोध के अंदर तथ्य भी है, हमारे पास में सुराग भी है, लेकिन अपना ज्ञान जो है उसके संबंध में अपना ज्ञान जो है, उस ज्ञान को मिला के और उस बोध के बारे में, उस कॉम्प्रहेंसिव के बारे में कुछ चीज़ें जो है हम निकाल के लाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंस। यानी कुछ चीज़ें हमारे पास में पहले से दी गई है, कुछ चीज़ें नई हमने ली है, और कुछ कॉम्प्रहेंसिव के माध्यम से हमने निकालने का प्रयास किया है। वो क्या है, आपका कॉम्प्रहेंसिव अनुमान है। यानी किसी चीज़ के बारे में आपने क्या किया है, अनुमान लगाया। किसी चीज़ के बारे में आपने क्या किया है, अनुमान लगाया है। यानी कोई लाइन आपको दी गई है और कुछ लाइनों को पढ़ने के बीच में कुछ अर्थ जो है वो आपके छोड़े गए हैं। उन छोड़े गए अर्थों को आप अपने अनुमान के आधार पे
जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका इन्फ्रेंस या अनुमान। अब अनुमान जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस क्या है। इसकी 3 प्रोसेस है दोस्तों। पहला है तर्क का उपयोग, यानी पाठक दिए गए प्रमाणों टेक्सुअल एविडेंस का उपयोग करके एक सूचित धारणा यानी एजुकेटेड गेस जो है वो बनाता है। यानी आपको टेक्सचुअल एविडेंस दिए गए हैं, उसके आधार पे आप तर्क बनाते हो कि इस तरह से करके ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो आपके पास में क्या है, टेक्सचुअल एविडेंस है यानी गंध्यास है, और उसी के आधार पे आप क्या करते हो, कोई धारणा जो है धारणा बनाते हो। वो पॉजिटिव धारणा भी हो सकती है, वो नेगेटिव धारणा भी हो सकती है। दूसरा इसमें आता है पूर्व ज्ञान का जुड़ाव, यानी पाठक जो है अपना मौजूदा ज्ञान जो है, बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसका टेक्सचुअल जो उसके पास क्लूज है उस क्लूज में जोड़ता है। यानी कुछ बातें जो थी, यानी सपोज दैट यूजीसी के बारे में ही अपने को एक गद्यांश दे दिया, और यूजीसी के बारे में जब गद्यांश दिया गया है तो हमें टेक्सुअल एविडेंस दिए गए हैं। टेक्सुअल एविडेंस क्या दिए गए हैं कि यूजीसी 1956 में आपकी स्टेबल हुई थी। देन इसको अब 2025 के अंदर जो है इसको इसकी जगह HEI जो है वो लाया जा रहा है, हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अपनी धारणा क्या बनी कि अपने पास टेक्सुअल एविडेंस है कि ये यूजीसी थी, ये काम करती थी। अब HEI जो आएगा वो क्या काम करेगा, वो वही काम करेगा नियर अबाउट जो आपका यूजीसी करती थी। तो ये क्या हो गया, हमारा तर्क का उपयोग हुआ। दूसरा है कि पूर्व का ज्ञान का जुड़ाव, यानी पूर्व ज्ञान था हमारा कि यूजीसी है, और यूजीसी इस प्रकार से 1956 तक जो 56 में आपकी डेवलपमेंट हुई या उसका उद्भव हुआ था। और अब 2025 के अंदर जो है उसका क्या किया जा रहा है, उसको विलय किया जा रहा है आपका HEI में। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं जिसका पहले भी आपका विलय किया गया था। जैसे आप देखते हो कि ओपन लर्निंग जो थी इग्नू की डिस्टेंस एजुकेशन, उसको भी 2013 के अंदर जो है उसको विलय किया गया था। तो कुछ अपना ज्ञान है उसी के आधार पे क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यानी पूर्व ज्ञान का जुड़ाव जो है वो कहाँ पे होता है, अनुमान के अंदर होता है। छिपे हुए अर्थ को समझना है, यानी लेखक द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को पढ़ना, और पात्रों और प्रेरणाओं या विषय वस्तु के बारे में अर्थों को जानना है। यानी कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो उसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं, फिर खालिस्तान होता है, फिर वाक्य आपका दिया हुआ होता है। अपना एक पूर्व ज्ञान होता है, अपना तर्क होता है, उन दोनों को मिला के अपने क्या करते हैं, जो छिपा हुआ अर्थ जो है उसको निकालने का प्रयास करते हैं, वो भी किस में आता है, अनुमान में आता है। तो अनुमान की प्रक्रिया क्या होती है, 3 प्रक्रिया होती है प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस की। पहला तर्क का उपयोग करेंगे, देन पूर्व ज्ञान जो है हमारा कुछ ज्ञान है उस विषय में, उसका जुड़ाव उस जो हमारे पास में एक्चुअल में जो हमारे पास में उपलब्ध साक्ष्य है उसके साथ करेंगे। देन छिपे हुए अर्थ को निकालने का प्रयास करें। अब इन्फ्रेंस जो है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अपने जैसे देखते हैं कि आसमान काला है। आसमान क्या है, काला है, हवा तेजी से चल रही है। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, भले ही पाठ में बारिश शब्द आपका नहीं दिया हो। यानी आपको क्या किया गया दोस्तों, आपको एक जो है, नेहा जी आपका भी स्वागत है। आपको क्या किया गया, आपको एक वाक्य दिया गया कि हवा तेज चल रही है और काले बादल है। इट मीन्स क्या है, बारिश होने वाली है। इट मीन्स क्या है कि हेवी रेन जो है उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो उस पॉसिबिलिटी को आपने कैसे जाना, उस पॉसिबिलिटी को आपने ये जाना कि आपका अनुमान था, आपका अनुमान था, पूर्व अनुमान था कि आपने पहले भी कई बार देखा है कि जब काले बादल होते हैं और तेज हवाएं चल रही होती है तो बारिश हुई है पहले। अब यहाँ पे क्या है, बारिश शब्द नहीं दिया गया, केवल इतना दिया गया कि आसमान काला है और हवा तेज चल रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो खालिस्तान यहाँ पे दे दिया होने वाली है तो बारिश, बिकॉज पहले ऐसी सिचुएशन के आधार पे, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हुई थी तब बारिश हुई थी। हमने क्या किया, हमारे तर्क का उपयोग किया, हमने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया और छिपे हुए जो अर्थ है उसको निकालने का प्रयास किया। तो पहला जो आपका बोध होता है या आपका कॉम्प्रेंसिव होता है, आपका गद्यांश जो होता है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसी लाइनें दी हुई होती है लेखक की तरफ से, या जिस जो आप कह सकते हो एंटी नेट की तरफ से। तो उसमें कुछ ये लाइनें दी हुई है जहाँ पे कुछ मिसप्लेस आपका किया हुआ होता है। और जब आप पूरे गद्यांश को पढ़ते हो तो आप कुछ
उसको 2-3 बार जब आप रीड आउट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ अर्थ उसमें से छुपा हुआ है, उसको निकालना है और वही छुपा हुआ अर्थ जब आप निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द इन्फ्रेंस। पहला तत्व क्या है बोध का? इन्फ्रेंस है। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका, वो है कनेक्शन, यानी संबंध क्या है। पाठक को पाठ में दी गई जानकारी को अप, अपने पहले के ज्ञान से जोड़ना है, यानी इसमें संबंध बनाना है। एक तो अनुमान लगाना, जिसका इन्फ्रेंस हम पढ़ चुके हैं, इन्फ्रेंस। दूसरा क्या है? कनेक्शन, यानी हमारे पास में क्या है? पहले से ज्ञान है और अब जो आ रहा है उस ज्ञान को पहले के ज्ञान के साथ जोड़ देंगे तो ये ज्ञान कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। जैसे कि हमें एक गद्यांश दिया गया कि सेब में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सेब खाने से पाचन बेहतर होता है, वजन कम होता है और दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत होती है। यानी ये दिया गया, इसमें क्या छुपा हुआ है? अब क्या छुपा हुआ है? अपना पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान ये है कि सेब जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये बात इसमें नहीं बताई कि सेब का कलर जो है वो आपका रेड होता है, ये बात नहीं बताई गई, ये छुपाई गई है। अपना पूर्व ज्ञान है कि सेब जो है वो लाल होता है और लाल जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है? ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जो है वो मिलते हैं, जैसे टमाटर में भी होता है। ये कुछ ज्ञान हमारे पास में था, हमने क्या किया? पूर्व ज्ञान को इस ज्ञान के साथ में रिलेट कर दिया, कनेक्शन कर दिया। तो ये जब इस तरह की जब बातें आती है तो दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन। अब आई होप कि यहाँ तक एक बार कोई कन्फ्यूजन है कि बोध क्या है और बोध के एलिमेंट्स क्या है, तो एक बार प्लीज मेरे को आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि अभी तक हमने केवल और केवल इतना जानने का प्रयास किया है कि आपका बोध या आपको कॉम्प्रहेंसिव जो है वो एक्चुअल में क्या है, कि किसी भी चीज़ का बारे में जब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ है उसको निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बोध या कॉम्प्रहेंसिव। उस कॉम्प्रहेंसिव में दो बेसिकली मेजर पार्ट हमारे पास में होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इन्फ्रेंस, यानी किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। और दूसरा होता है कि जो हमारे पास में ज्ञान है उस ज्ञान को पहले का जो ज्ञान है, पहले हमारे पास में जो ज्ञान है उसका वर्तमान में जो हमारे पास में एविडेंस है, उस एविडेंस के साथ में कनेक्शन स्टेबल कर। तो ये दो बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? आपके बोध के माने गए। दो एलिमेंट्स जो है वो आपके बोध के माने गए हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन जो आपको नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात है कि कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंप्रहेंसिव जो है उसको अपने रीडिंग करते हैं। आपने देखा कि कोई भी कॉम्प्रहेंसिव जो है वो आपको दिया गया तो आप पहले क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब जब पढ़ेंगे तो इसकी तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार पढ़ने के होते हैं। पहला आता है आपका प्री रीडिंग, दूसरा आता है डूरिंग रीडिंग और तीसरा आता है पोस्ट। प्री रीडिंग, डूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग, यहाँ से भी यूजीसी नेट जो है वो एक बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कि जब आप कॉम्प्रहेंसिव जो है उसको रीडिंग करते हो तो वो कितने टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जब आप पहली बार जो है किसी कॉम्प्रहेंसिव को पढ़ रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है पहली बार में? तो हम कहेंगे प्री रीडिंग। डूरिंग रीडिंग यानी पहली बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार आपने फिर पढ़ रहे हो आप, तो उसको है डूरिंग रीडिंग। पोस्ट रीडिंग यानी आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद और आपने कुछ महत्वपूर्ण वाक्य, कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को दोबारा से आपने पढ़ा है, तो उसको पोस्ट रीडिंग कहा जाता है। अब प्री रीडिंग को पहले जान लेते हैं। प्री रीडिंग क्या होता है कि प्री रीडिंग किसी भी गद्यांश को पढ़कर बहुत सारी बातों का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो इसे प्री रीडिंग कहा जाता है। यानी कोई गद्यांश था और जब इनको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, तो हमने पता लगा लिया कि ये गद्यांश जो है वो आपका धर्म से रिलेट है, ये गद्यांश जो है वो आपका शिक्षा से रिलेट है, ये गद्यांश जो है वो आपका सोसाइटी से रिलेट है। तो बहुत सारी बातें जो है उसका जब पता लगा लेते हैं फर्स्ट टाइम में ही अपने, तो उसे प्री रीडिंग कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक गद्यांश है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने जीवन के लिए निर्णय लेने और समान अवसरों तक पहुंचने और सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने की क्षमता प्रदान करने की प्रक्रिया। यानी ये किससे रिलेट है आपका गद्यांश? महिला सशक्तिकरण। तो इसके माध्यम से हमने क्या देखा कि जब महिला सशक्तिकरण होगा, महिला सशक्त होगी, हर क्षेत्र के अंदर जीवन के निर्णय लेने की बात आए या अवसरों की बात आए, नौकरी की बात आए, हर जगह क्या है आपकी
पॉसिबिलिटी जो है उसकी सशक्तिकरण के माध्यम से है। यानी इसके विषय में हमारे पास में थिंक आई वो आई कि पॉजिटिव टॉपिक है या नेगेटिव टॉपिक। महिला सशक्तिकरण जो है वो किस प्रकार का टॉपिक, यानी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमने प्री रीडिंग में ही आपका डिफाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता चलता है, ये जो आपका टॉपिक है वो किस प्रकार का है। ये जो टॉपिक है ये आपका नेगेटिव टॉपिक है या पॉजिटिव टॉपिक है। तो आप ये कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण जो है वो आपका पॉजिटिव है, बिकॉज महिला सशक्तिकरण जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम आदि दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जो है जो नारीवाद की बात कर रहे हैं, हम पुरुष और नारी में किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं मान के चलते। तो वहाँ पे क्या है फिर उसकी कहीं ना कहीं ये क्या है आपका पॉजिटिव वे के अंदर जाने वाला आपका गद्यांश है। तो इसमें पॉजिटिव का हमें पता लगता है। अब भारत के अंदर ये जो है ये सशक्तिकरण है वो कितना हुआ, कैसे हुआ, ये बातें भी हमें पता चलती है। वर्ल्ड के अदर जो कंट्री है उसमें कितना हुआ, कैसे हुआ, ये भी है। इसी प्रकार से दूसरा गद्यांश है कि भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बार ही आपने पढ़ते ही बता दिया कि ये क्या है, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बाल मृत्यु दर अधिक है, इसका मतलब क्या है कि भारत के लिए ये चिंता का विषय है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि भारत जो है वो विश्व के अंदर शिक्षा दर के अंदर सबसे प्रथम स्थान पे है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं परी रीडिंग के अंदर ये किस प्रकार का, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए कि अगर भारत एजुकेशन के अंदर आपका फर्स्ट नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये किस प्रकार का है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप चैट बॉक्स के माध्यम से एक बार बताइए कि ये किस प्रकार का होगा। जी बिल्कुल नेहा जी, आपका सही है, पॉजिटिव होगा। तो यही हमारी कहने का मतलब है, यही हमारी प्री रीडिंग है। यानी पहली बार ये जब हम चीज़ों को जानते हैं और चीज़ों को जान के अपने उसमें से बहुत सारी बातें का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्री रीडिंग। यानी फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के अंदर है और भारत को ये महान बनाती है, ये किस प्रकार का है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इसी में अगर आपने कहे कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर धर्मनिरपेक्षता तो है, लेकिन आए दिन आपका हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होता है, या अदर जो धर्म है, दो धर्मों का झगड़ा होता रहता है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। क्या ये अच्छा है? नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव है। इस प्रकार से जब किसी गद्यांश को पढ़ते हैं और पहली बार में ही उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है डूरिंग रीडिंग। यानी इस गद्यांश को जब बार बार पढ़ा जाता है तब उसे ड्यूरिंग रीडिंग कहा जाता है। यानी ये गद्यांश था, हमने एक बार पढ़ लिया, फिर उसको दोबारा से पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, और जब इसको बार बार पढ़ते हैं और इसको बार बार पढ़ते हैं तो इसे डूरिंग रीडिंग कहा जाता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, जब बार बार पढ़ते हैं क्वेश्चन निकलते हैं, उन क्वेश्चन को रिग्रेशन कहा जाता है। जब क्वेश्चन निकलते हैं हमें ये लगता है कि जैसे ये गद्यांश है, मान लो सपोज दैट ये गद्यांश है, हम क्या किया, इसको पूरा पढ़ लिया एक बार, फिर दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार ऐसे पढ़ लिया। अब हमें लगा कि ये लाइन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, पांचवी बार पढ़ेंगे तो इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे, फिर छठी बार भी इन पे जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से निकल जाते हैं और बार बार उसी पे पाठक जो है, बार बार जो है पढ़ने वाला जो है, हम डूरिंग रीडिंग जो है बार बार उन्हीं पे जाते हैं। ये जो कहलाता है वो रिग्रेशन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि डूरिंग रीडिंग जो है वो आपका क्या होता है कि बार बार किसी चीज को पढ़ना या केवल और केवल कुछ भाग को बार बार हमारे द्वारा उस भाग के ऊपर जाना या उस भाग पे फोकस करना, ये क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, सॉरी, रिग्रेशन जो है वो कहलाता है। यानी उसमें क्या होता है, रिग्रेशन में क्या होता है कि हमें लगता है हो सकता है वो सही हो या नहीं हो। हमारा भ्रम क्या है कि ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और यही भ्रम क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन पैदा करता है, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उत्तर कहीं ना कहीं वहीं फाइंड आउट करते हैं।
तो ऐसे पार्ट जिसमें हम उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बार बार उनको पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने जीवन के लिए निर्णय लेने, समान अवसरों तक पहुंचने और सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने की क्षमता प्रदान करने की प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना, ये पॉजिटिव टॉपिक या नेगेटिव टॉपिक, तो ये पॉजिटिव होगा। इससे हमें पता लगता है कि भारत में कितना हुआ, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। तो इसमें क्या है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने जीवन के लिए निर्णय लेने, अवसरों तक पहुंचने और सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने की क्षमता प्रदान करने की प्रक्रिया में है। हम क्या करेंगे, बार बार महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने जीवन में निर्णय, इसको फाइंड आउट करेंगे, अवसरों तक पहुंचने, सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने और क्षमता प्रदान, यानी कुछ टॉपिक हमने इसमें से या कुछ सिलेक्टेड वर्ड जो है छांट लिए और उसी पे बार बार क्या कर रहे हैं, अपने रीडिंग कर रहे हैं, बार बार इन टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिग्रेशन का। ड्यूरिंग रीडिंग हमेशा आपका क्या होता है, रिग्रेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग रीडिंग जो है वो आपका क्या होता है, रिग्रेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने तीसरे जो रीडिंग है उस पे आते हैं और बात करते हैं पोस्ट रीडिंग की। बात करते हैं अपने पोस्ट रीडिंग की। पोस्ट रीडिंग तब की जाती है जब आप कुछ पढ़ चुके होते हैं और ये प्री रीडिंग की तरह ही होता है। इसमें आपको कुछ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जबकि कुछ पार्ट की दोबारा पढ़ना अच्छा होता है। पोस्ट रीडिंग वह होती है जिसमें आप पढ़ी हुई बातों को पुष्ट करने के लिए कुछ स्कैन करते हैं। आप अलग अलग अध्यायों के कुछ हिस्सों, रीडिंग के छोटे खंडों को स्कैन कर सकते हैं। यानी आपके पास एक गद्यांश था, आपने क्या किया, इसको पढ़ लिया, लेकिन आप दोबारा से इसको पढ़ रहे हो, दोबारा से जो है कुछ भागों को, इसको महत्वपूर्ण भागों को पढ़ रहे हो और आप छोटे छोटे खंडों के अंदर उनको बांट रहे हो और वहीं से आपके क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो होता है ये पोस्ट रीडिंग आपका होता है। जैसे कि ये गद्यांश है, इसमें से ये हाईलाइट जो है, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय, अवसर और पहुंचने और मुक्त होने की प्रक्रिया, यानी ये कुछ शब्द जो है इन भाग पे ही आप आते हो बार बार, तो ये कहलाता है पोस्ट, ये कहलाता है आपका पोस्ट रीडिंग। तो अभी तक हमने 3 रीडिंग की बात की थी, पहली प्री, बाद में ड्यूरिंग और तीसरी आपकी हो गई पोस्ट, तीसरी आपकी हो गई दोस्तों पोस्ट रीडिंग। तो आई होप ये इसमें कोई कन्फ्यूजन जो हो अभी तक आपके नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें गद्यांश में। अब गद्यांश जो है उसके 3 स्टेप माने गए हैं, गद्यांश जो है उसके 3 स्टेप आपके माने गए हैं। यानी पहला रीडिंग, फिर कॉम्प्रहेंसिव, फिर आपका सॉल्व। पहले पढ़ना, फिर बोध करना, फिर आपका उसको समस्या का समाधान कर। ये आपका क्या है, 3 इसके अंदर, कॉम्प्रहेंसिव के अंदर 3 स्टेप जो है वो आपके महत्वपूर्ण माने गए। 3 स्टेप जो है वो क्या है, आपके महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है अपना रीडिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीडिंग है। यानी पहले क्या करेंगे, हम कोई भी गद्यांश होगा उसको रीडिंग करेंगे। यानी जैसे कि ये गद्यांश है कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया और अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। और ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष जो है वो आपका आरंभ हुआ। यानी औरंगजेब एक क्या था, एक किंग था जो अपने भाइयों के साथ में क्या करता है, लड़ाई करता है और अपनी सत्ता को स्टेबल करने का प्रयास वहां पे करता है। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक जो है वो आपका घोषित कर देता है। ये क्या है, एक गद्यांश आपको दिया है। आपने इस गद्यांश को पढ़ा, इस गद्यांश में आपने क्या किया, प्री रीडिंग किया, आपने ड्यूरिंग रीडिंग किया और आपने कुछ वाक्यों को छांट के आपने पोस्ट रीडिंग जो है वो भी करी। अब रीडिंग करते वक्त आप कुछ क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कुछ कीवर्ड जो है इसमें उनको जानने का प्रयास करेंगे। पूरे गद्यांश को जानने में जो सहायता करता है वो आपके क्या कहलाते हैं, एंकर कीवर्ड कहलाते हैं। यानी कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जहां पे आपका उत्तर जो है, उत्तर छुपा रहता है। इस प्रकार के जो वर्ड होंगे उसको एंकर वर्ड कहा जाएगा। नॉलेज एरिया, यानी गद्यांश का वह हिस्सा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहलाता है नॉलेज एरिया। पूरे गद्यांश में आप देखेंगे कि कुछ लाइनें जो है वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं तो वो नॉलेज एरिया कहलाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रीडिंग में आपके एंकर कीवर्ड
और नॉलेज एरिया जो है वो आपके शामिल होते हैं। दूसरा आता है कंप्रेहेंसिव यानी बोध। अब दोस्तों जब अपने गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं तो गद्यांश जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक परिचित गद्यांश होता है, एक अपरिचित गद्यांश होता है। ये क्या होते हैं भाई? अपरिचित और परिचित गद्यांश जो है वो आपके क्या होते हैं? अपरिचित गद्यांश जो है वो गद्यांश होता है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अपनों ने क्या किया है, किसी ने बीए किया है, तो किसी ने सोशियोलॉजी से बीए किया है, किसी ने आपका हिस्ट्री से बीए किया है, किसी ने आपका हो सकता है कि आपका जियोग्राफी से। तो अगर जियोग्राफी का कोई आता है आपका गद्यांश आपके सामने एग्जाम में, तो आप किस प्रकार का हो? परिचित। लेकिन हिस्ट्री वाले के लिए वो क्या है? आपका अपरिचित। मतलब परिचित का क्या है कि इस गद्यांश में क्या होता है कि वो गद्यांश कहीं ना कहीं हमारे पहले के नॉलेज के साथ में रिलेट करता है, यानी हमें कुछ बातों का पता है। ऐसे गद्यांश में हम अक्सर क्या करते हैं, परिचित गद्यांश में पहले पर्सन पढ़ते हैं और देन आपका गद्यांश जो है वो पढ़ते हैं। यानी पहले पर्सन पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश पढ़ते हैं, फिर हम अपने उत्तर देने का प्रयास करते हैं, बिकॉज क्योंकि हम क्या है उसके साथ फेमिलियर है। गद्यांश जो है वो हमने पहले उसके विषय में कुछ जानकारी ले रखी है, तो ये जो है बोध के अंदर आपका परिचित गद्यांश होता है या परिचित कंप्रेहेंसिव होता है, फेमिलियर कह सकते हैं इसको। अपरिचित यानी इनफेमिलियर जो है, इसमें गद्यांश को पहले पढ़ना होता है। यानी ये पढ़ने की दो तरीका है, ये गद्यांश है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा और देन आप गद्यांश की तरफ गए तो ये परिचित में आएगा, लेकिन पहले आपने गद्यांश को पढ़ा और उसके बाद प्रश्न की तरफ आते हैं तो ये अपरिचित में आएगा। ठीक है, ऑप्शन या उत्तर को किसी में भी नहीं पढ़ना है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कई बार अपने ये भी पूछ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और पैराग्राफ पे गए, पैराग्राफ पढ़ा और क्वेश्चन पे आए, वो अपरिचित में था। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हमारे सामने चार आंसर जो है ए बी सी डी, क्या इनको पढ़ के और किसी गद्यांश पे जा सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता, या तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा या आपको जो है आपका पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो परिचित गद्यांश का एक एग्जाम्पल है और एक अपरिचित गद्यांश का। जैसे राष्ट्रीय शिक्षण एजेंसी यानी एनटीए और विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी जो है, यूजीसी नेट आयोजित करने का कार्य जो है सौंपा गया। अब एनटीए से संबंधित बात जब आती है तो हम क्या करते हैं, एनटीए से हम फैमिलियर है, तो हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। सीधा जो है अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, और सीधा जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो किस प्रकार का होगा, परिचित गद्यांश होगा। सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो किस प्रकार का गद्यांश होगा, आपका परिचित गद्यांश कहलाएगा। लेकिन जब अपन नैक की बात कर रहे होते हैं, नैक जो है एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, जो कि आपके हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग करती है, रैंकिंग निर्धारण करने का काम करती है। अब नैक के विषय में, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। नैक के विषय में जब तक आप मान लो कि आपने यूनिट नंबर 10 जो है वो नहीं पढ़ी है, तब तक आप नैक के विषय में नहीं जानते। लेकिन अगर आपने कोई भी यूनिट नहीं पढ़ा है फिर भी आप एनटीए के विषय में जानते हो, बिकॉज कि आपने जब यूजीसी नेट करने का फैसला किया है तो आपने फॉर्म जो है वो फिलअप किया होगा। फॉर्म जब फिलअप किया है तो एनटीए के वेबसाइट पे गए हो, तो कहीं ना कहीं फेमिलियर उससे हुए हो। तो जब फेमिलियर उससे हुए हो तो वो गद्यांश क्या कहलाता है, आपका परिचित गद्यांश कहलाता है। लेकिन नैक के बारे में आप बहुत बाद में जानते हो, और नैक के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप क्या क्या है, अपरिचित गद्यांश है। दैट इज द कॉम्प्रहेंसिव। ये फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है आपका, ये जरूरी नहीं है कि केवल एनटीए वाला और नैक वाला ही आपका एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जो हो सकता है। आप जैसे ही गद्यांश को देखेंगे, कुछ बातें जैसे जलवायु से संबंधित है, तो आपने कोपहेगन वगैरह ये सब पढ़ रखा है तो आपको जलवायु का पता होगा। भूकंप जो है, भूकंप से संबंधित कुछ बातें हैं, रिएक्टर पैमाना है, भूकंप है, इनके विषय में ज्वालामुखी के संबंध में आपको कुछ पता होगा। आपका कोई टेक्नोलॉजी से आया तो आपने आईसीटी पढ़ रखा है तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा। शिक्षण से संबंधित आया तो आपने जैसे है यूनिट नंबर फर्स्ट आपने पढ़ रखा है तो आपको शिक्षण से संबंधित होगा। लेकिन लेकिन अगर आपका सपोज दैट आ गया कि जैसे पृथ्वी जो है या कह सकते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित कोई बात आपके पास में आ गई, अंतरिक्ष से संबंधित आ गई, सैटेलाइट से संबंधित आ गई,
तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो वो किस प्रकार का होगा, अपरिचित गद्यांश होगा। इसी प्रकार से हम जो है गद्यांश जो होता है उसको डिवाइड करते हैं कि वो आपका गद्यांश जो है वो परिचित गद्यांश है या अपरिचित गद्यांश है। परिचित गद्यांश है या आपका अपरिचित गद्यांश है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में अपने डिवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलिए कि अब आता है सोल्व। सोल्व क्या होता है कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने रीडिंग किया, देन हमने कंप्रेहेंसिव किया, कंप्रेहेंसिव किया, बोध किया, और बोध में हमने क्या देखा कि परिचित और अपरिचित, फॉर्मल और इनफॉर्मल, अपरिचित, और फिर हमने क्या किया कि हम सोल्व करें। यानी अब हम जो है परिचित होगा तो हम क्वेश्चन साइड से आपके क्या किससे गद्यांश साइड जाएंगे, और अगर अपरिचित होगा तो गद्यांश साइड से क्वेश्चन साइड की तरफ आएंगे। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने जाना कि बोध क्या है, बोध क्या है या कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। बोध के विभिन्न प्रकारों की बात की हमने, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, आपके इमोशनल कॉम्प्रिहेंसिव है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, ये 5 जो प्रकार थे उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना कि बोध जो है उसके अंदर क्या है, आपकी 3 प्रकार की होती है, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग, डूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। ये 3 प्रकार हमने रीडिंग के जाने। फिर हमने जानने की कोशिश की कि एक जो गद्यांश है, एक जो गद्यांश है उसका पहला काम क्या होता है, आपका रीडिंग करना होता है। नेक्स्ट काम क्या होता है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव करना होता है, और जिसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो जानना होता है। नेगेटिव पॉजिटिव जान लेते हैं और उसके बाद अपने क्या करते हैं कि इसके साथ साथ अपने परिचित और अपरिचित को भी जानते हैं, और चौथा तीसरा जो होता है वो आपका सोल्व करते हैं। आई थिंक कि आज का जो ये लेक्चर था वो केवल और केवल आपका इंट्रोडक्शन के संबंध में था। कल इससे आगे जो है गद्यांश के संबंध में कुछ बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर अपने बात करते रहेंगे कि गद्यांश जो है उनके एग्जाम्पल लेके आते रहेंगे आपके सामने, कुछ आप सोल्व करेंगे, कुछ हम सोल्व करेंगे, और बिल्कुल जो मस्त वाली प्रैक्टिस है वो अपने करेंगे। और आई होप कि गद्यांश को लेके एक जो आपके भ्रम था कि पता नहीं कैसे किस तरह से पढ़ा जाता है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो किसी भी यूनिट के है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी बातें जो है कुछ गद्यांश को लेके, कुछ कंफ्यूजन जो है गद्यांश को लेके वो दूर हुआ होगा। तो आज का लेक्चर जो है ना कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं कल इसके आगे वाले पार्ट से, गद्यांश के आगे वाले पार्ट जो है वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।